हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नगरी। इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 8th बिहार बोर्ड के सिविक्स को। ऑलरेडी हमारे चैनल पे NCERTs के अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं वो आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, NCERT तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बिहार बोर्ड को भी कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एक चैनल है NCERT जोन के नाम से, वो काफ़ी स्टैब्लिश्ड चैनल है। सिंस दिस इज़ द न्यू चैनल, प्रेप नगरी इज़ द पार्ट ऑफ NCERT जोन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप NCERT जोन को भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे पहले चैप्टर की, क्लास 8th की। नाम है इसका भारतीय संविधान। क्या नाम है? भारतीय संविधान। वेट अ सेकेंड, हाँ, भारतीय संविधान। क्योंकि जो बुक में दिया है ना, चाहे आप NCERT उठा लो, चाहे किसी अदर स्टेट बोर्ड के बुक्स उठा लो, आपको इतना क्लियरली मेंशन नहीं रहता है चीज़ों के बारे में। जैसे आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन होती थी बुक में ना, वैसा नहीं रहता है। तो इनको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं अपना सेल्फ मेड नोट्स लेकर आया हूँ, और इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सकता है मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड किया है, जो कि क्लास 8th के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बट अगर आप पढ़ाई में रुचि रखते हो, पॉलिटी में रुचि रखते हो, राजनीति में रुचि रखते हो, तो आपको बिल्कुल ये पसंद आएगा। साथ ही साथ जो लोग UPSC BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इस नोट्स को बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीरज और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा भारतीय संविधान, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऐड किया है क्वेश्चन, भारतीय संविधान से क्या तात्पर्य है और हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है स्कूल का, विद्यालय का एग्जाम्पल लिया है। जब कभी भी आपने स्कूल की कार्यवाही देखी होगी, विद्यालय की कार्यवाही देखी होगी, किस प्रकार से एक स्कूल चलता है, तो वहाँ पे कुछ नियम कानून होते हैं जिसको फॉलो करना होता है हमें। किसको, कौन कौन पालन करता है उस नियम कानून का? विद्यार्थी से लेकर के वहाँ के शिक्षक से लेकर के वहाँ के जितने भी स्टाफ्स हैं, सभी उन नियम कानूनों को फॉलो करते हैं। जैसे क्या क्या वो नियम कानून है? बच्चों के नामांकन की एक तय उम्र होती है, यानी कि बच्चा अगर इतने साल का हो जाए उसके बाद ही स्कूल में लाइए, उससे पहले मत लाइए, है ना। उसके अलावा नामांकन का समय क्या होना चाहिए, जिसे सेशन कहते हैं। पहले सेशन क्या चलता था? जनवरी टू दिसंबर का चलता था ना, जनवरी से लेकर दिसंबर। लेकिन अभी उसको बदल दिया गया, मार्च कर दिया गया, है ना। मार्च से लेकर के सेशन स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल वाला सेशन। उसके अलावा हर एक क्लास का ना कुछ तय पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम को हम कहते हैं सिलेबस, है ना। क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम को कहते हैं सिलेबस। तो हर एक क्लास का अलग अलग सिलेबस होता है। हर विषय के लिए एक उपयुक्त जो टीचर होने चाहिए वो होते हैं स्कूल में। एक प्रधान शिक्षक होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य कहते हैं, प्रिंसिपल कह लीजिए, हेड मास्टर कह लीजिए। तो ये भी स्कूल में होते हैं। तो ये सारे नियम कानून जो बनाए गए हैं, इन्हीं को फॉलो करके कोई विद्यालय चलता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक जो देश चलता है, उसको भी चलने के लिए, देश की कार्यवाही चलने के लिए, देश सुचारू रूप से चले, कोई गलत चीज़ ना हो जाए, कहीं पे दंगे ना हो जाए, कहीं पे लड़ाई झगड़े ना हो जाए, लोगों के बीच सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, इन सब के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। प्रत्येक नागरिकों को हमारा संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, यानी कि कुछ कर्तव्य दिए हैं, है ना। जैसे हम क्या मान सकते हैं? जैसे प्रत्येक नागरिक को उसके देश में वोट देने का अधिकार है ना। तो हम सब वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। ठीक उसी प्रकार से और भी नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, बिल्कुल फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए, है ना। किसी भी स्कूल में 6 से 14 साल के बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को अपने देश में कहीं भी घूमने, कुछ भी पहनने, अपने पसंद का खाने, है ना, इन सब की क्या मिला हुआ है? इन सब की स्वतंत्रता मिली हुई है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिली हुई है, किसी भी भगवान को मानने की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो ये जो सारी बातें हैं जहाँ पे लिखी गई है ना, वो कहलाता है हमारा भारतीय संविधान। तो आप समझ सकते हैं, संविधान अगर बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझे ना, तो संविधान कुछ नहीं है। संविधान बस एक रूल बुक है जिस पे हमारी कंट्री चलती है, या फिर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर कोई भी गणतंत्र कंट्री उसी रूल बुक के सहारे चलती है, जिसको हम कहते हैं संविधान। और हमारे भारतीय संविधान को हम कहते हैं भारतीय संविधान। सिंपल है ना। तो भारतीय संविधान क्या है?
एक ऐसी बुक है जहाँ पे लिखा गया है कि हमारे देश में कैसा कानून होगा, लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी, लोगों को क्या बोलने की आज़ादी रहेगी, क्या नहीं बोलना होगा, लोगों के कर्तव्य क्या होंगे, है ना, लोगों का अधिकार क्या होगा। तो ये सब बातें जहाँ पर लिखी गई है वही हमारा संविधान है। साथ ही साथ संविधान के वजह से हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, तो आप अगर कहीं पे घूम पा रहे हो अपने पसंद की जगह पे, अपने पसंद का खा पा रहे हो, अपने पसंद का पहन पा रहे हो, अपने पसंद के गाने सुन पा रहे हो, है ना, अपने पसंद से नेता चुन पा रहे हैं, तो ये सब कुछ किसकी देन है? ये सब कुछ भारतीय संविधान की ही देन है। आप क्या करिए, आप इमेजिन करिए कि जब भारतीय संविधान नहीं बना था, लागू नहीं हुआ था, हमारे देश पर अंग्रेजों का हुकूमत था, तो क्या आप इतने फ्रीली घूम सकते थे? आप अपने पसंद का कुछ पहन सकते थे? नहीं कर सकते थे ये सब काम। जो आपको बोला जाता वही आपको करना होता। अंग्रेज जो बोलते हैं हमें, हमारे लिए जो नियम कानून बनाते वही हमें करना पड़ता। तो हुआ क्या, भारतीय संविधान फिलहाल इस प्रश्न का ना आंसर तो सॉरी इस प्रश्न का जवाब तो हो गया है खत्म कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। संविधान की वजह से कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता। तो ये सब तो बातें हो गई, लेकिन संविधान कुछ और बातें कर लेते हैं एक्स्ट्रा कि संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई होगी। तो देखिए, हम ना बहुत साल गुलाम रहे अंग्रेज़ों के। तो हुआ क्या कि हम देखते थे कि अंग्रेज़ों का जो नियम कानून है वो उनके देश के नागरिकों के लिए, यानी कि गोरों के लिए कुछ और था और हमारे लिए कुछ और था। उनके देश में वो मस्त लोगों को स्वतंत्रता देते थे कि भाई कुछ भी बोलो, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, है ना, कहीं भी घूमो, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ही पाबंदियाँ थी। तो हमें लगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और धीरे धीरे हमने अंग्रेज़ों की नीति को समझना शुरू कर दिया कि हम क्यों हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हमारा विकास नहीं देखना चाहते। इस तरीके से संविधान बनाने की मांग शुरू हो गई और देश को आज़ाद कराने की मांग शुरू हो गई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में मेंशन किया गया है कि भाई शिक्षा का अधिकार 2009 क्या है, यानी कि राइट टू एजुकेशन कहते हैं इसको। क्या है? राइट टू एजुकेशन या एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको RTE बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये अधिनियम आया 2009 में, ठीक है ना। ये है क्या? देखिए, भारतीय जो संविधान है ना, हमारा संविधान है, वो बहुत सारे आर्टिकल्स में बटा हुआ है, बहुत सारे भागों में बटा हुआ है और बहुत सारे सूचियों में बटा हुआ है। तो एक भारतीय संविधान में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? एक संविधान में आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद, ठीक है। अभी एक एक करके मैं बताता हूँ क्या क्या होता है ये अनुच्छेद। उसके अलावा कुछ भाग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स। उसके अलावा कुछ सूचियाँ देखने को मिलेंगी जिसको इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। क्या कहते हैं? शेड्यूल। तो अनुच्छेद, भाग और सूचियाँ। तो कितने अनुच्छेद है अभी है हमारे संविधान में, कितने जब बना था तब था, ये सब आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि अनुच्छेद जो है ना, वो लगभग जब बना था, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तब 395 था, अभी 470 के आसपास है, ठीक है। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद का काम क्या है? देखिए, जिस तरीके से आप एक बुक पढ़ते हैं ना, तो मैं बुक में अपने पॉइंट वाइज कुछ रूल्स लिख देता हूँ। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, है ना। ये जो रूल मैंने खुद से लिख दिया, सेम संविधान में इसी तरीके के कुछ नियम कानून लिखे गए हैं नंबर वाइज, वही हमारा अनुच्छेद कहलाता है, ठीक है, वही हमारा अनुच्छेद कहलाता है। तो आर्टिकल इसको इंग्लिश में कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है, राइट, 21A जो अनुच्छेद है, ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है ना, उसे मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या? मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, और उसको ये अधिकार प्राप्त है। यानी कि आप किसी भी 6 से 14 साल के बीच के बच्चे को रोक नहीं सकते स्कूल जाने से। अगर कानून को ये बात पता चल जाती है, सरकार को ये बात पता चल जाती है, तो आपके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। अगर चाहे वो बच्चा भी जाके कंप्लेंट कर दे कि सर मुझे स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, तो भी आप फंस जाएंगे। तो 6 से 14 साल के बच्चे को संविधान ये अधिकार देता है कि वो क्या कर सकता है? स्कूल जाएगा और मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करेगा। तो इसी बात पे जोर देने के लिए क्या हुआ? इसी बात पे जोर देने के लिए ये कानून लाया गया। कौन सा कानून? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको शिक्षा का अधिकार कानून भी कहते हैं।
यह इस बात पर जोर देता है और अनिवार्यता को दर्शाता है कि 6 से 14 साल के बीच के बच्चे को फ्री में शिक्षा क्यों मिलनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन क्यों मिलनी चाहिए, है ना। अब अगर बात करें इस अधिकार की, तो ये कैसा कानून है? ये एक संवैधानिक कानून है। कैसा कानून है? संवैधानिक कानून है। इसे 1 अप्रैल 2010 में, सॉरी यहाँ पे 2020 है ना, ये गलती से हो गया है, यहाँ पे 2010 में पूरे भारत पे लागू कर दिया गया। कितने में? 2010 में पूरे भारत पे लागू कर दिया गया, जो कि भारत में शिक्षा को मूलभूत अधिकार की श्रेणी में लाता है। अभी आप बोलेंगे कि सर मूलभूत अधिकार क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मूलभूत अधिकार का मतलब है फंडामेंटल राइट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे अधिकार जो संविधान आपको देता है और जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपका मूलभूत अधिकार की श्रेणी में आता है। जैसे शिक्षा का अधिकार, जैसे स्वतंत्र रहने का अधिकार, जैसे अपने पसंद का खाने का अधिकार, जैसे अपने पसंद की जगह पे घूमने का अधिकार, ये सब आपका क्या है? मूलभूत अधिकार है, और इसको कोई भंग नहीं कर सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर वह ऐसा करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो उसके खिलाफ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस नियम के आधार पर विद्यालय के लिए भी कई कानून बनाए गए, है ना, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है तो ऑब्वियसली विद्यालय के लिए कानून बनाए जाएंगे। कैसे कैसे कानून बनाए गए? जैसे 6 से 14 वर्ष के कोई भी बच्चे जो है ना, उन बच्चों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि हम नहीं तुमको एडमिशन देंगे। ऐसा करना उसके मूलभूत अधिकार का क्या होगा? उल्लंघन होगा। उसके अलावा क्या है? प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में ना 8वीं तक की पढ़ाई के लिए विद्यालय होना चाहिए, यानी कि हर 3 किलोमीटर पे एक मिडिल स्कूल तो होना ही चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। हर 3 किलोमीटर पे एक मिडिल स्कूल होना चाहिए। क्लियर है सर? ठीक है। उसके बाद है 1 से 5 तक के विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल अर्थात प्राथमिक विद्यालय, है ना। प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या है? 1 से 5वीं तक के जितने भी स्कूल है ना, उनमें अगर 30 बच्चे हैं तो उन पर एक टीचर होना चाहिए। अगर 60 बच्चे हो गए तो भाई कितने टीचर होंगे? 2 टीचर होंगे। अगर 90 हो गए तो 3 टीचर। तो रेशियो क्या बनता है? रेशियो जो है 30:1 का बनता है, यानी कि 30:1 का रेशियो होना चाहिए। 30 विद्यार्थी पे एक टीचर। ये अनिवार्य करता है क्या? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की। संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है भारतीय संविधान। इतना कुछ डिटेल में दिया नहीं है आपके बुक में, लेकिन फिर भी हम अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि भारतीय संविधान है क्या, कब से बनना शुरू हुआ, कब बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान संक्षिप्त परिचय। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी ना, तो हमारे नेताओं को, हमारे जनता को ये ज़रूरत महसूस हुई कि आज़ादी तो हमें मिल जाएगी लड़के, है ना। आज़ादी तो आज या कल हमें मिलने वाली है, ये ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन अगर आज़ादी मिल गई तो फिर हम देश को चलाएंगे कैसे, देश का शासन कैसे संभालेंगे? क्योंकि अभी तक तो हम शासन देख नहीं रहे थे। अभी तक जो हमारे देश को चला रहे थे, देश के शासन को संभाल रहे थे, वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा था? वो चल रहा था अंग्रेज़ों के अनुसार। लेकिन अंग्रेज तो चले जाएंगे, तो फिर हम अपनी जनता को कैसे संभालेंगे? उनको खाने के लिए क्या देंगे, पहनने के लिए क्या देंगे, रहने के लिए घर कैसे देंगे, है ना। लड़ाइयाँ हुई तो कैसे सलटेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें निकल के सामने आई, तो ऐसा लगा कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, बट हमें हम पर बहुत जुल्म हुए, है ना। हमें स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी किसी भी काम को करने की, है ना, अपने हिसाब से जीने की। साथ ही साथ हमें समानता नहीं दी जाती थी, यानी कि हमें एक जैसा नहीं समझा जाता था। अंग्रेज़ों को ऊंचा समझा जाता था, हमें नीचा समझा जाता था। तो बहुत सारे भेदभाव हुए हमारे साथ। इन्हीं सब को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं सब को दिमाग में रखते हुए हमारे नेताओं ने, हमारे जनता ने, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने सोचा कि हम अपने देश के लिए ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसा संविधान बनाएंगे जिससे हमें जो नहीं मिला है आज तक, जो हमें मिलना चाहिए था, जिसके हम हकदार हैं, वो चीज़ें हमें मिलेंगी। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये मांग शुरू हो गई कि हमें हमारे देश को खुद के हिसाब से चलाने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए हमारे पास खुद का संविधान होना चाहिए। तब ये ज़रूरत महसूस हुई, इसीलिए संविधान बनाने का काम कुछ गणमान्य लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को सौंपा गया। ठीक है। और उनके लिए एक समिति बनाई गई, उनकी जैसे ग्रुप बनाया गया है ना। मान लो उसमें ग्रुप में 100 लोग रहे या 200 लोग रहे, तो एक ग्रुप होगा ना, तो उस ग्रुप को नाम दिया गया संविधान सभा का।
क्या किया गया? संविधान सभा का नाम दिया गया उस ग्रुप को, उस समिति को, जो कि संविधान सभा का गठन क्यों हुआ था? संविधान बनाने को लेकर के। ऐसा बोला गया था कि जब संविधान बन के तैयार हो जाएगा फिर इस संविधान सभा को भंग कर दिया जाएगा, यानी कि इस ग्रुप को हटा दिया जाएगा। सिर्फ इसका काम क्या रहेगा? संविधान को बनाना। चलिए अब सालों के हिसाब से हम देखते हैं कि किस साल में ये प्रक्रिया शुरू हो गई और किस साल में जाकर के ये खत्म हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान मैगी था कि 2 मिनट में बन के तैयार होगा। बहुत सालों की कड़ी मेहनत लगी, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, उसके बाद हमारा ये संविधान बन के तैयार हुआ, जो कि हमें इक्वालिटी देता है, जो कि हमें समानता देता है। ठीक है, तो चलिए साल है 1885। ठीक है, 1885 जैसे ही आपके सामने आता है तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यही आईएनसी अभी क्या है? कांग्रेस पार्टी जो है ना, इसी कांग्रेस का हिस्सा है एक। ठीक है, क्योंकि तब देश में सिर्फ एक ही पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में स्थापना हुई। धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस आज़ादी के लिए मुहिम में जुड़ गई, है ना। बहुत सारे नेता हमारे इसमें शामिल थे, है ना। महात्मा गांधी इसके पार्ट थे, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू वगैरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब जितने भी नेता थे सब आईएनसी के पार्ट थे। फिर हमारा क्या हुआ? लड़ाई की मुहिम शुरू हो गई। 1885 से सोचिए 1920 आ गया। लगभग कितने साल हो गए? लगभग 35 साल। तो 35 साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खुद के संविधान बनाने की स्पष्ट मांग रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हमें हमारा खुद का संविधान चाहिए, हम अब आपके हिसाब से नहीं जिएंगे। ठीक है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खुद के संविधान बनाने की स्पष्ट मांग रखी। अब देखिए 1942 में ये मांग रख दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेज तो भाई अंग्रेज है, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, उनके जुएं नहीं रेंग रही थी कान पे। फिर अब दिन बीतता गया, साल बीतते गए और डेट आ गया 6 दिसंबर 1946, आज़ादी से लगभग 1 साल पहले। ठीक है, दिन क्या था? 6 दिसंबर 1946। इस दिन को क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। एक ऐसी सभा बनाई गई, एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जिनको बोला गया कि आपका काम क्या होगा? भारतीयों के लिए संविधान को बनाना आपका काम होगा। ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ? 6 दिसंबर के 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसकी पहली मीटिंग हुई। अच्छा, मीटिंग जब होगी तो कोई एक ऐसा हेड रहेगा ना, जैसे हर क्लास के लिए एक मॉनिटर होता है जो कि क्लास की कार्यवाही को देखता है कि क्लास में सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सेम 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, जिसमें अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे उनको इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो अब आप बोलेंगे कि सर अस्थायी तौर पर क्यों बनाया गया? क्योंकि तब फिक्स्ड नहीं था कि परमानेंटली कौन बनेगा इस सभा का अध्यक्ष, इसीलिए अस्थायी तौर पे सिर्फ उस मीटिंग के लिए किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई उसमें अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं 9 दिसंबर के 2 दिन बाद की, यानी कि 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को, जो कि आगे चल के हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उनको अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बना दिया गया इस सभा का, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बना दिया गया और BN राव जो कि हमारे सलाहकार बन गए किसके? संविधान सभा के। तो ये दोनों नाम बिल्कुल याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं 2 दिन और बाद की, यानी कि 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चल के हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, आजाद भारत के, उन्होंने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अच्छा, उद्देश्य का क्या मतलब होता है? आपका ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव या फिर आपका मोटिव, आपका लक्ष्य, है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हिंदी में क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, ये संविधान सभा के सामने रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि हमारा जो संविधान बनेगा उसका उद्देश्य क्या रहेगा, हम क्या सोच करके इस संविधान को बना रहे हैं। तो उसमें मोटी मोटी बातें लिख दी जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में। जैसे बोला कि हमारा जो देश होगा वो क्या रहेगा? प्रभुत्व संपन्न रहेगा,
यानी कि हम सॉवरेन कंट्री रहेंगे, कोई और देश हमारे इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके अलावा इन्होंने बोला कि हमारा जो देश रहेगा बिल्कुल लोकतंत्र रहेगा, गणतंत्र रहेगा, यानी कि यहाँ पे जनता का शासन होगा। उसके अलावा बोला उन्होंने कि यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे सबको न्याय मिलेगा। कितने तरह के न्याय मिलेंगे? 3 तरह के न्याय मिलेंगे, राजनीतिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा। तो ये मोटी मोटी बातें उन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में रख दी और ले जा करके कहाँ पे दिखा गया भाई? संविधान सभा के सामने पेश किया, लोगों को दिखाया कि देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ये हमारा उद्देश्य रहने वाला है हमारे संविधान से, क्या आप लोग सहमत हैं? अब यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ये आगे चल के हमारा प्रियम्बल बन गया, जो कि आप प्रियम्बल जितने भी सरकारी स्कूल के बुक्स है ना उसमें पहले पेज पे कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, प्रियम्बल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्देशिका। क्या कहते हैं? उद्देशिका। तो यही आगे चलकर प्रस्तावना हमारा क्या बन गया? उद्देशिका बन गया या प्रियम्बल बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 हमारा भारत आजाद हो गया। देखिए अभी भी हमारा संविधान बना नहीं है, भले ही संविधान सभा का गठन हो गया है, काम वगैरह चल रहा है, मीटिंग्स चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा संविधान बना नहीं है। अब देश हमारा आजाद हो गया, अब क्या करे भाई? फिर जब ही देश आजाद हुआ ना उसके 14 दिन बाद की बात करते हैं, यानी कि 29 अगस्त 1947 की बात करते हैं। अब एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसमें 7 सदस्य थे और इसके जो हेड थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी आप बोलेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? देखिए ड्राफ्टिंग का मतलब होता है रूपरेखा तैयार करना, किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट तैयार करना। जिस तरीके से आप कभी घर बनाने जाते हैं तो आर्किटेक्ट से क्या करवाते हैं? आप अपने घर की ड्राफ्टिंग कराते हैं कि भाई यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे बरांडा होना चाहिए, राइट। सेम अगर आपने किसी पेंटर को पेंटिंग करते हुए देखा है तो पहले वो ना पेंसिल से कुछ स्केच करता है, उसके बाद ही वो पेंट करना शुरू करता है, तो इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो संविधान हलवा तो था नहीं कि डायरेक्ट पेन पेपर उठाया और उसको लिखना शुरू कर दिया। संविधान बनाने से पहले बहुत मॉक ड्रिल करने पड़े, बहुत सारा अभ्यास करना पड़ा, और उसी को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। कि भाई इसको काम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को कि आपका काम क्या होगा कि भारत में जितने भी नियम कानून रहने चाहिए, आपको जो लगता है वो आप क्या करो, लिखना शुरू कर दो। उसके बाद संविधान सभा के सामने उसको पेश करो। अगर सभी लोग सहमत हो जाते हैं कि ये नियम कानून बिल्कुल सही रहेंगे भारत के हिसाब से, तो फिर हम क्या करेंगे, इस चीज को संविधान के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसी कमेटी का नाम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे, याद रखिएगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की। संविधान बनकर तैयार हो गया। देखिए 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस से बना और यहाँ पे 1949 में आके ये काम हो रहा है कि संविधान हमारा बनके फाइनली तैयार हो गया। ठीक है ना? ठीक है सर, फाइनली बनके हमारा तैयार हो गया। तो और संविधान सभा के सामने जब संविधान को पेश किया गया ना कि सर ये लीजिए, ये है हमारा संविधान, इस तरीके से हमारा संविधान दिखेगा, ये नियम रहेंगे, ये कानून रहेंगे, लोगों को ये अधिकार दिया गया है, लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है। तो संविधान सभा ने क्या किया, इसको अपना लिया। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बनाया सर आप लोगों ने, हम इसको अपनाते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को यह पूरे भारत पर लागू कर दिया गया, है ना। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं ना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं हम, यानी कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब बात करते हैं जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस समय इसमें कितने आर्टिकल्स थे, इसमें कितनी सूचियां थी और इसमें कितने भाग थे, है ना। जैसे एक जैसे एक बुक बटा रहता है कुछ चैप्टर्स में, कुछ लेसन्स में, है ना। सेम उसी प्रकार ये बांटा गया था क्या, हमारा संविधान। तो जब संविधान बन के तैयार हो गया तो इसमें टोटल अनुच्छेद जो थे वो 395 थे। सूचियों की बात करें तो 8 सूचियां थी इसमें और 22 इसके भाग थे। ठीक है। अब कुल समय कितना लगा हमारे संविधान को बनाने में, तो कुल समय जो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। संविधान बनने में जो कुल खर्च आया वो आया लगभग 64 लाख रुपए। कितने? 64 लाख रुपए। और ये सवाल भी काफी पूछा गया है एग्जाम में। वर्तमान संविधान में कितने भाई आर्टिकल्स हैं, तो पहले तो मान लो जब बन के तैयार हुआ था तो 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 सूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन अभी करेंटली जो है ना वो लगभग, अभी देखिए
संविधान बना तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ उसी समय लिख दिया गया था, लोगों ने फ्यूचर का देख लिया था कि फ्यूचर में ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, अभी ही लिख देते हैं। तो उस टाइम लोगों से जितना हो पाया, हमारे मेकर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो विधाता हैं, उनसे जितना हो पाया उन्होंने क्या किया, सब कुछ किया। लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव भी होते गए, कुछ चीज़ें ऐड की गई, कुछ चीज़ें घटाई गई, है ना। तो 470 के आसपास अभी इसमें अनुच्छेद हैं। सूचियों की बात करें तो 12 सूचियां हैं, और भाग की बात करें तो टोटल 25 अभी भाग है। तो इतना संविधान के बारे में हमने जाना कि हमारा संविधान कब कैसे बनना शुरू हुआ, कब बन के तैयार हो गया, क्या क्या इसमें है। उम्मीद करता हूँ ये पोर्शन भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा और संविधान के बारे में, थोड़ी फीचर्स के बारे में कि और संविधान हमें क्या क्या देता है। तो अगर बात करें भारतीय संविधान, हमारे समाज के जितने भी वर्ग हैं ना, वर्ग कहने का क्या मतलब है, हमारे संविधान को कुछ क्लासेस में डिफाइन कर दिया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, पिछड़ा वर्ग, दलित वगैरह, इन सब में बांट दिया गया है। तो हुआ क्या, जब हमें आज़ादी मिली, तो क्योंकि हमें तो कभी आज़ादी की कीमत पता चली बाद में ना, जब हम बहुत सालों गुलाम रहे, तो फिर हमारे मेकर्स ने, हमारे संविधान के क्या जो रचनाकारों ने सोचा कि हमने इतने साल जो जिल्लत झेली है, जो बेइज्जती झेली है, अब हमारा कोई नागरिक नहीं झेलेगा। इसीलिए हम सबके लिए समान कानून बनाएंगे। जो लोग पीछे रह गए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मौका दिया जाएगा, ताकि वो समाज के ऊंचे वर्ग जो है उनके बराबरी पर आके कम से कम खड़े हो जाएं। ठीक है। तो भारतीय संविधान हमारे समाज के सभी वर्गों के हितों और उनकी स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखता है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान ने विश्व के कई संविधानों की अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर समाहित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं ना, प्रबुद्ध लोग या बुद्धिजीवी लोग, वो ये कहते हैं कि हमारा जो संविधान है इसको हमने बनाया ही नहीं है, हमारे रचनाकारों की मेहनत लगी ही नहीं है। उन्होंने क्या किया है, बस कॉपी पेस्ट कर दिया है। कॉपी पेस्ट बोले तो एक जगह से उठाया है, कहीं से चुरा करके हमारे सामने हमारे संविधान में लिख दिया है। तो ऐसा नहीं है। हमारे जो मेकर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने इसको कहीं से चोरी नहीं किया है। हमने क्या किया है, हर संविधान को देखा है, अलग अलग देशों के संविधान को देखा है, और जो अच्छी अच्छी बातें हमें पता चली है अलग अलग संविधान से, हमने उसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है अपने संविधान में। और करना भी चाहिए। अगर किसी की आदत अच्छी है तो उसे आप क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, बुरी आदत को भले ही आप छोड़ देंगे। ठीक है। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसा ही किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। उदाहरण यह है कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था समझते हो ना, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये जो संसदीय व्यवस्था है वो हमने कहाँ से उठाया है, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से उठाया है। ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग कानून हमने अलग अलग देशों के संविधान से अडॉप्ट किया है। जैसे आयरलैंड के संविधान से कुछ किया है, रशिया के संविधान से कुछ किया है, अमेरिका के संविधान से कुछ किया है। तो इस तरीके से हमारा संविधान बन के तैयार हो गया है। तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। उसके बाद है, भारतीय संविधान हमारे समाज को एक आदर्श समाज बनाने की बात करता है। ठीक है ना। किसी भी भेदभाव को सजा के योग्य बनाता है, भेदभाव नहीं करने देता। हमारा जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है, ये किसी भी प्रकार के भेदभाव को सजा के योग्य बनाता है। उसके अलावा जो नागरिक है उनको बुनियादी अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, यानी कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार है, तुम्हें बोलने का अधिकार है, तुम्हें खाने का अधिकार है, तुम्हें अपने पसंद से घूमने का अधिकार है। ये सब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। साथ ही साथ उसके अलावा कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं कि भाई तुमको इतने ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, तुमको इतना ज़्यादा अधिकार मिल रहा है, तो तुम्हारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी तो है एज ए नागरिक, है ना। क्या क्या कर्तव्य है कि तुम्हें अपने झंडे का सम्मान करना है, तुम्हें भाईचारा बनाए रखना है, भाईचारा को भंग नहीं होने देना है, तुम्हें अपने नेशनल एंथम का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ठीक है। तो ये ऐसे कुछ क्या दिए गए हैं, कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं अधिकारों की, मूलभूत अधिकारों की और मूलभूत मौलिक कर्तव्यों की। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या, फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि ऐसे अधिकार जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, तो आर्टिकल के फॉर्म में अगर बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक ये दिया गया है। ठीक है। और एक एक करके बात कर लेते हैं। अनुच्छेद बाद में बात करेंगे वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। समानता का अधिकार हमें मिला हुआ है। समानता का अधिकार बोले तो हमें भेदभाव हमारे साथ नहीं किया जा सकता, हमें बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे हम लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे ऊंची जात के हैं, नीची जात के हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, हमें उसके बेसिस पे हमारे साथ
समान व्यवहार करना चाहिए, नहीं हो सकता हमारे साथ ऐसा। अगर हमारे साथ कोई भेदभाव करता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता की अधिकार की बात करें तो हम क्या है, अपने देश में बिल्कुल स्वतंत्र है अपने हिसाब से खाने के लिए, अपने हिसाब से पहनने के लिए, अपने हिसाब से अपना व्यवसाय करने के लिए, है ना। इस तरीके की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। शोषण के विरोध अधिकार, मतलब अगर हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है, अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे घरेलू शोषण हो, किसी प्रकार का भी मानसिक शोषण हो, है ना, शारीरिक शोषण हो, इसके खिलाफ हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अनुच्छेद 24 कहता है कि भाई किसी प्रकार का शोषण वर्जित है। अनुच्छेद 24 के अनुसार अगर कोई 14 साल से कम के बच्चे को भारी काम करवा रहा है तो वो भी वर्जित है। उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अपने पसंद से कोई भी धर्म फॉलो करने का अधिकार मिला हुआ है। जैसे अगर हम हिंदू हैं और हम इस्लाम धर्म लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें जबरदस्ती इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा रहा है तो वो गलत है, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उसके अलावा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, हमें अपने हिसाब से अपना क्या है, प्रतिष्ठान खोलने का अधिकार है। हम अपना स्कूल कोचिंग खोल सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है कि कोई हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करता है, यानी कि कोई भी हमें हमारी स्वतंत्रता छीनता है हमसे या हमारा अधिकार छीनता है तो हम उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और डायरेक्टली हम ऐसा, अगर कोई हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनता है ना, तो यही एक ऐसा केस बनता है जहां पे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, है ना। वैसे तो किसी और केस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर आपसे कोई फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है, यानी कि कोई आपके साथ किसी सरकारी स्थल पर भेदभाव कर देता है मान लो, या फिर छुआछूत के लिए आपको प्रेरित ये करता है, क्या प्रताड़ित करता है, तो आपकी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि सर मेरा मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और इसलिए मैं आपके पास आया हूं। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य, क्योंकि अधिकार हमें मिले हुए हैं तो कुछ कर्तव्य भी तो होंगे। तो चलिए एक एक करके कर्तव्य को देख लेते हैं। कर्तव्य क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और अपने आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर हमें करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे ना, जो भी सोच करके हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लग जाएगा, देशद्रोह का चार्ज लग सकता है उसके खिलाफ। उसके बाद है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, यानी कि भाईचारा को भंग ना होने दे, राइट्स, दंगे वगैरह करवाने की साजिश ना करे, बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है। देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसके अलावा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, यानी कि भाईचारा बनाए रखे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परीक्षण करे। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, है ना। फालतू में पेड़ वेड़ मत काटें, ये सब बचा कर रखें। उसके अलावा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, है ना। अंधविश्वास में मत पड़े, साइंटिफिक लॉजिकल जो चीजें हैं वही करें। उसके बाद है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, है ना। ऐसा होता है कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रेन को फूंकने लग जाते हैं, बस को फूंकने लग जाते हैं सरकारी। तो ऐसा करने से हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि वो जो चीजें आती है वो हमारे टैक्स के पैसों से आती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करें और ये आपका मौलिक कर्तव्य भी है, संविधान आपको ये कहता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संशोधन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन गया सर। ये देखिए आर्टिकल 21A भी ये कहता था कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ना उनका मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया कि किसी भी माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य होगा कि उनके जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं ना, उनको प्राथमिक शिक्षा जरूर प्रदान करें, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करें। और ये 86वां संशोधन जब हुआ ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, तब इस बात को ऐड किया गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य थे। अब हम बात करते हैं, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैंने इसमें शामिल किया है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं में संविधान कैसे सजा देता है। जैसे पहला घटना था कि दहेज के लिए विवाहिता को जला देना। अगर दहेज के लिए विवाहिता को जला दिया जाता है तो किस प्रकार की सजा
हमारी सरकार या हमारी व्यवस्था उसको देती है, हमारा संविधान देता है। तो अगर कोई दहेज के लिए शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, विवाहिता की मृत्यु हो जाती है, तो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत लड़के तथा उसके घर वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको सजा मिलेगा। बात अगर करें 10 साल के बच्चों को चाय की दुकान पे काम करा रहे हैं तो क्या बाल मजदूरी करवा रहे हैं ना। हमारे संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि भाई बाल श्रम कराना कानूनन जुर्म है। आप उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई की उम्र में काम नहीं करवा सकते। मतलब हल्का फुल्का काम ऑब्वियसली कर सकता है, बट उसको शोषित नहीं कर सकते। उसके बाद है बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना। ऐसा हुआ कि पुलिस आई आपके घर पे, आपको सीधा गिरफ्तार करके लेके चली गई और 24 घंटे तक आपको बताया भी नहीं कि क्या आपने किया है, और साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज नहीं किया, ना आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तो ऐसे में आप आवाज उठा सकते हो। आप कहोगे कि सर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ना वो मुझे अधिकार देता है कि पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती कि वो आपको गिरफ्तार कर ले और 24 घंटे तक बिना कुछ बताए, बिना एफआईआर दर्ज किए, बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए आपको वो कारागार में रख दे। ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकती पुलिस। ठीक है ना, तो ये आपका राइट है, अधिकार है और इसको आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना। देखिए हुआ ऐसा कि आप किसी मॉल में गए और आपको मॉल में जाने से रोक दिया गया। आपको बोला गया कि आप इस स्पेशल जाति के हो इसलिए आपको नहीं जाने देगा, या फिर आप इस लिंग से बिलोंग करते हो, आप महिला हो पुरुष नहीं हो इसलिए नहीं जाने देंगे। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी तरीके से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म या लिंग या रंग, किसी के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 15 में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद है सरकार द्वारा किसी जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जब्त कर लेना। हुआ ऐसा कि सरकार एक ओवरब्रिज बना रही है या फ्लाईओवर बना रही है, या फिर मान लो एक सिंपल रोड बना रही है सरकार, और वो जो रोड जा रही है ना जिस खेत से होकर के, वहां पे आपका खेत पड़ गया। अब हुआ ऐसा कि सरकार ने आपकी जमीन पे रोड तो चला दिया, लेकिन सरकार ने क्या किया, आपको पैसे नहीं दिए। तो ऐसा सरकार कर सकती है क्या? ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं कर सकती। भूमि अधिग्रहण कानून जो बना है वो ऐसा करने से सरकार को रोकती है। वो कहती है कि सरकार अगर किसी की जमीन जब्त करती है तो सरकार को उसके बदले में उचित मुआवजा देना पड़ेगा। अब भाई साहब बात कर लेते हैं उद्देशिका की। ये उद्देशिका आपने हर बुक में देखा होगा। भारत का संविधान के उद्देशिका है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीएम्बल। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। अभी ये जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल सार है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना मोटा संविधान है, बट इस एक पेज से हमें पता चल जाता है कि हमारा संविधान आखिर चाहता क्या है, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। इसी भारतीय संविधान की उद्देश्य को उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पे किसने 13 दिसंबर को किसने संविधान के सभा के सामने पेश किया था? अभी मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और यही आगे चल के हमारा उद्देशिका बन गया या प्रीएम्बल बन गया। पढ़ते हैं क्या क्या ये उद्देशिका है। हम ध्यान से पढ़िएगा, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सीधा पढ़ देंगे, बहुत मायने हैं इस प्रीएम्बल के। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। हम किसको कहा गया? भारत के लोग के, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत जो होगा ना प्रभुत्व संपन्न देश होगा, यानी कि सोवरिन कंट्री होगा। कैसा कंट्री होगा भाई साहब? सोवरिन कंट्री होगा, यानी कि यहाँ पे कोई फॉरेनर, कोई विदेशी ताकत आकर के हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हमारे देश के भीतर जो हो रहा है वो हमारा संविधान देखेगा, हमारी जनता देखेगी, बाहर वाला कोई भी आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही साथ समाजवादी, यानी कि समाजवादी सोशलिस्ट बनाएंगे हम अपने देश को। पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, यानी कि सेक्युलर बनाएंगे। ऐसी कंट्री बनाएंगे जो किसी भी एक धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देता है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। उसके अलावा लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। डेमोक्रेसी यानी कि जहां पे जनता का शासन होगा, जनता अपने लिए अपनी प्रतिनिधि खुद चुनेगी वोट देकर के, राइट। उसके अलावा गणराज्य, तो देखिए क्या है, पहली कुछ लाइन्स है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तो किस तरीके की कंट्री बनाना चाहते हैं ये हमने देख लिया। तथा उसके समस्त नागरिकों को, भारत में रहने वाले जितने नागरिक है ना, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देंगे।
तो भारत में जितने भी नागरिक रहेंगे उनको जस्टिस तो मिलेगा, बट कितने टाइप का जस्टिस मिलेगा? 3 टाइप्स के जस्टिस मिलेंगे। सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस, एंड राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक जस्टिस की बात करें तो समाज में सबको सेम दर्जे पे लाने की कोशिश की जाएगी। तभी होता क्या है, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है ना, जो पिछड़े लोग हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की स्कीम्स लाती है सरकार, ताकि सामाजिक न्याय को सही किया जा सके। उसके अलावा आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय भी दिया जाएगा, यानी कि सबको चुनाव में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल बराबरी का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। हमें फ्रीडम मिला हुआ है। कितने प्रकार का फ्रीडम है? विचार की, यानी कि हम जो चाहे सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति का मतलब है कि हम जो चाहते हैं, हमारा जो ओपिनियन है, बिल्कुल खुल करके जनता के सामने रख सकते हैं। हमें अपने तरीके से बिलीफ का अधिकार मिला हुआ है। हम जिस भगवान को चाहे, जिस धर्म को चाहे मान सकते हैं। उपासना, अपने हिसाब से अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब है इक्वेलिटी, इक्विटी। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता से क्या मतलब है कि जो भी चीजें होंगी, जहां पे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी सरकार की तरफ से, कोई वैकेंसी आ गए, उसमें सबको बराबर का मौका मिलेगा। सरकार ने अगर कोई जॉब दिया है तो उसमें सभी लोग भाग ले सकेंगे, एग्जाम दे सकेंगे। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ क्या ये उद्देश्य का हमारा निश्चित करता है संविधान कि राष्ट्र की अखंडता बनी रहनी चाहिए, हमारा देश क्या होना चाहिए, यूनाइट रहना चाहिए। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जैसा मैंने बताया था कि संविधान सभा में क्या किया गया, इसको पेश किया गया और 26 नवंबर 1949 को हमारा बनके तैयार हो गया संविधान। तो वही चीज है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यहाँ पे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी डेट दिया हुआ है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरा हमारा उद्देश्य क्या है, इस सिर्फ एक पेज से हमें पता चल जा रहा है कि हमारा संविधान आखिर चाहता क्या है। ठीक है सर। अब देखिए कुछ मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लोकतंत्र का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि लोकतंत्र यहाँ पे लोगों का शासन होगा, जनता का शासन होगा। लोग अपना प्रतिनिधि, अपना नेता, अपना प्रधानमंत्री, अपना मुख्यमंत्री खुद अपना वोट देकर चुन लेंगे। स्वतंत्रता से मतलब है कि अपने हिसाब से खाना, पहनना, घूमना, जीना, है ना, ये स्वतंत्रता मिली हुई है। समानता का मतलब है कि सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो। ठीक है। सामाजिक न्याय की बात करें तो समाज में पिछड़े वर्ग को ऊपर लाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं सरकार लाती है, जिससे सामाजिक न्याय की कल्पना को सच किया जा सके। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भाई सेक्युलर होना। सेक्युलर यानी कि किसी भी धर्म को कुछ ज्यादा प्रिविलेज नहीं देना। हिंदू हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सबको सेम दृष्टि से देखना, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना। तो ये धर्मनिरपेक्षता कहलाता है या फिर सेक्युलरिज्म कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं भारतीय संविधान बिहार बोर्ड पहला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू दी प्रेप नगरी। साथ ही साथ हमारा जो एक और चैनल है दैट इज वेरी एस्टैब्लिश्ड, चैनल का नाम है एनसीईआरटी जोन। प्लीज गो एंड विजिट दैट चैनल टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।